लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। जैसे हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा, इसकी खोज कब हुई थी 1921 में। किसने किया था भाई? दयाराम, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने करा था। जबकि मोहनजोदाड़ो का किसने किया था भाई? मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसने किया था भाई? राखल दास, राखलदास बनर्जी ने किया था। ये हमने देख लिया था, है ना। इसके बाद से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उनके जीवन निर्वाह के तरीके में हमने देखा था। तो जीवन निर्वाह के तरीके में हमने देखा था कि वो कौन कौन से फसलें उगाते थे, उसके बाद से किस जानवर को वो खाते थे। अच्छा, जानवर को जो खाते थे वो हमने कल देख लिया था कि किस कैसे, वो कौन सा एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि वो जानवरों को मार के खाते थे। लेकिन अब तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि उन जानवरों को ये खुद ही मारते थे या फिर वो जानवर किसी दूसरे जानवर के द्वारा हमला कर दिया जाता था, उसके बाद से उसे ये खाते थे, या खुद ही उसका शिकार करते थे। इसके बारे में अब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये अब तक रहस्य बना हुआ है, हमारा ये क्लियर ही नहीं है कि जानवरों को वो खुद मारते थे या दूसरा जानवर उसे अटैक करके घायल कर देता था, उसको ये लोग पकड़ के मार के खाते थे। ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इतना क्लियर है कि भाई वो जानवरों को क्या करते थे? उसका मांस खाते थे। इसके अलावा फसल भी उगाते थे। फसल उगाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है भाई? काली बंगन से। काली बंगन, काली बंगन कहाँ भाई? राजस्थान। राजस्थान से जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले, यानी खेत जो था वो जोता गया था। और ये बीपीएससी में पूछ रखा भाई, बीपीएससी, कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। तो जुते हुए साक्ष्य का जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमें मिलता है राजस्थान से। उसके बाद से हल भी हमें मिला है। क्या मिला भाई? हल। हल कहाँ से हमें मिलता है भाई? वो मिलता है हमें बनावली से। बनावली, बनावली कहाँ है भाई? हरियाणा में। तो ये सब एविडेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि वो लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे भाई? खेती करते थे। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को, है ना। अब एक बात देखो कि मैंने अनाज बताया था कि वो क्या क्या अनाज उगाते थे। उसमें एक चीज जो याद रखने वाली बात है, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि चावल का हमें एविडेंस कहां से मिलता है। चावल का, चावल का जो साक्ष्य है, वो चावल का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है कि वो चावल उगाते थे या नहीं। पूरी हड़प्पा बस्ती, हड़प्पा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, सभ्यता की बात नहीं कर रहा। हड़प्पा शहर में और मोहनजोदाड़ो शहर में चावल का हमें एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दूसरी बस्ती से हमें मिल जाता है। वो कौन सा शहर है भाई? एक शहर है जिसका नाम है कोल्डिहवा। क्या नाम है भाई? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा नाम है। तो कोल्डिहवा से हमें चावल के एविडेंस मिलता है। और कोल्डिहवा कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से हमें चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आधुनिक जो खोज हुए हैं, जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, तो एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा। अब ये धौलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात में। तो गुजरात से भी चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन ये आधुनिक खोज है। लेकिन पुरानी जो खोज थी जहां से चावल के एविडेंस मिले थे वो कोल्डिहवा से, और आधुनिक जो खोज हुए, जांच पड़ताल हुए हैं, तो धौलावीरा से भी चावल के हमें एविडेंस मिले। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा शहर की बात नहीं कर रहा, हड़प्पा सभ्यता के दूसरी बस्तियों में यानी कि कोल्डिहवा में और धौलावीरा में भी क्या होता था? चावल की खेती वगैरह की जाती थी। ठीक है, तो इतना हमने सब कुछ देख लिया था। उनकी नालियां किस तरीके से बनी होती थी, उनके मकान किस तरीके से बने होते थे, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, आइए इसके आगे हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग नियोजित तरीके से प्लानिंग करके अपना शहर बसाते थे। मकान होगा, मकान कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा ये भी प्लानिंग होती थी। सड़क के किनारे ही बनेगा। अच्छा, सड़क में एक चीज बताना मुझे बहुत जरूरी है कि सड़क जो होता था, प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण का मतलब क्या हो गया भाई? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। तो सड़कें जो होती थी ना, एक दूसरे के एकदम सीधे सीधे काटता था। ऐसा नहीं कि एक सड़क यहां से गया दूसरा यहां से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता था भाई। इस तरीके की सड़कें वहां पे नहीं होती थी। सड़कें जो होती थी बिल्कुल एकदम से
सीधे सीधे काटती थी एक दूसरे को, यानी कि समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता था, राइट एंगल बन जाता था, एकदम सीधे सीधे। ऐसा नहीं है कि सड़क इधर से आया उधर से चला गया, इस तरीके से नहीं होता था। सड़कें, एक सड़क दूसरे सड़क को एकदम सीधे सीधे काटती थी, और इन सड़कों के किनारे उनके क्या होते थे, मकान हुआ करते थे। ठीक है, तो उनकी टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। सबसे यूनिक चीज है उनकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी उनकी। इसके बाद हमने नाली भी देख लिया था कि नाली जो होते थे ढके हुए होते थे, लेकिन इस तरीके से ढका जाता था कि जरूरत पड़ने पे उसकी सफाई वगैरह किया जा सके। ठीक, इतना हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आइए। अब ये देखिए, एक संरचना है जिसका नाम है दुर्ग, सिटाडेल। एक्चुअली हमने ये पहले भी देख लिया था कि दुर्ग जो था ऊंचाई पे बसा हुआ था। ये देखो, देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, इसमें एलिट क्लास के लोग रहते थे। इसके अलावा वहां पे क्या होता था, गोडाउन होता था। गोडाउन क्या होता था भाई, अन्नागार, जिसमें अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था। अब अनाज स्टोर करके रखा जाता था, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अनाजों का कलेक्शन होता था, यानी कि अनाज वसूल किए जाते थे। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई लाके अचानक से भर दिया। भाई अनाज कलेक्ट किए जाते थे और रखे जाते होंगे, जब भी तो ये गोडाउन बना है। क्या था भाई, ये अनाजों को रखने के लिए गोदाम बना हुआ था, अन्नागार था, है ना। क्या बोलते हैं, अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार का मतलब ही क्या होता है, गोडाउन जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। तो ये तो खैर दुर्ग है। इसके अलावा अन्नागार भी हमें मिला है। तो अन्नागार में क्या रखा जाता था, अनाज रखा जाता था। अनाज रखा जाता था, इसका मतलब क्या होता है, अनाजों का कलेक्शन होता था। अब यही जो है आर्कोलॉजिस्ट को, यानी जो पुरातत्विद विभाग में काम करने वाले लोग थे, उनको कंफ्यूज कर रहा है कि वहां पे शासन कोई चलाता होगा, जब भी तो टैक्स के फॉर्म में वो अनाजों को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन ये क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन एक शक के आधार पर कहा जाता है कि संभवतः जो शासक शासक होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो शासक था, जो शासक होता होगा वो क्या करता होगा, अनाजों को कलेक्ट करके यहाँ पे अन्नागार में, ये तो खैर दुर्ग का इमेज है, अन्नागार में अनाजों का जो गोडाउन था उसमें रखता होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें वहां से, मोहनजोदाड़ो से एक और विशाल इमेज हमें देखने को मिलेगा। ये रहा भाई, ये क्या है, इसे बोलते हैं द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार। ये क्या होता है भाई, विशाल स्नानागार, यानी कि ये नहाने के लिए बना हुआ था, बहुत ही विशाल है। देख रहे हो आजकल के जो स्विमिंग पूल होते हैं सेम वैसे ही बना हुआ है। ध्यान रखना, इसमें इसको समझो, क्या होता है कि ईंट का बना हुआ था। इसमें दो तरफ से, एक साउथ की तरफ से, ये साउथ वाला इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन साउथ की तरफ से एक सीढ़ियां होती थी उतरने के लिए, और एक नॉर्थ की तरफ से एकदम सामने सामने, इधर से ये रहा, है ना, और इधर से यहां से उतरने के लिए। इस इमेज में, इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, लेकिन सीढ़ियां यहाँ पे भी होती थी, दो तरफ से सीढ़ियां बनी थी इसमें उतरने के लिए। ठीक, तो ये क्या था, स्नानागार। अब स्नानागार के बारे में जो हमें समझना है वो ये कि स्नानागार के बगल में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। आप कहेंगे कि इसमें कहीं कमरा नहीं दिख रहा, भाई इसलिए नहीं दिख रहा कि ये टूट गया, स्ट्रक्चर टूट गया है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके बगल में छोटे छोटे कमरे होते थे। तो अब ये पता नहीं चल पाता है कि वो छोटे छोटे कमरे किस काम के थे। क्या लोग नहाने के बाद कपड़े बदलते थे, या उसका कोई धार्मिक उद्देश्य था। हो सकता है कि लगभग इसमें नहा के, या संभवतः नहा के उसमें लोग पूजा पाठ करते होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन क्लियर एविडेंस हमें पता नहीं चल पाता है। हमें हमें ऐसा कोई अब तक एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम ये दावा कर सकें कि वहां पे वो कपड़े बदलते थे या कुछ धार्मिक क्रियाकलाप वगैरह करते थे वहां पे, ये हमें पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये जरूर पता चला है कि ये क्या है, द ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार। इसमें क्या होता था, हो सकता है कि सामूहिक स्नान करते होंगे, यानी कि सब लोग इकट्ठा होकर, सभ्यता के लोग क्या करते थे, नहाते थे, और नहाने के बाद जो बगल में छोटे छोटे कमरे बने थे, हो सकता है कि शायद उसमें कपड़े बदलते हो, या ये भी हो सकता है कि नहाने के बाद उसमें कुछ अपना धार्मिक काम करते हो या पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो ये हमें क्लियर पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना हमें पता है कि ये ग्रेट बात था, इसमें सामूहिक तौर पे क्या होते थे, लोग नहाने के लिए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस बरियल्स,
यानी कि होता क्या था कि लोगों को जो दफनाया गया था, तो दफनाने के तरीके से हमें समाज में कितनी भिन्नता थी उसके बारे में पता चल रहा है। कुछ शवधान यानी कि कब्र, यानी जिसमें शवों को दफनाया गया था, तो कुछ कब्र हमें इस तरीके से मिलते हैं जिसमें क्या हुआ था भाई कि दफनाने के बाद लोगों उस कब्र के ऊपर क्या कहते हैं, ईट की मतलब कि ईट का फर्श बना दिया गया था कुछ कब्रों पे। लेकिन कुछ कब्रों पे ईट का फर्श नहीं बना था, बिल्कुल सिंपल होता था। सिंपल क्या होता, गड्ढा खुदाई करके और उसमें दफना दिया गया था। तो संभवतः इसमें हो सकता है कि वो शायद वो एलिट क्लास का रहा होगा या किसी उच्च वर्ग का रहा होगा, इसीलिए उसमें फर्श बना दिया गया था ईंट का, जबकि कोई साधारण रहा होगा इसलिए कुछ नहीं बना था। उसके बाद से कब्रों से हमें क्या होता है कि जो इंसान मरा है उसके साथ उसके प्रयोग करने वाली वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए कब्रों से क्या हुआ, जब खुदाई हुआ तो ये देखिए ये स्केलेटन है ना, जिसको दफनाया गया उसका स्केलेटन है। उसके पीछे देखिए सर के बगल में यहाँ पे ये क्या है, मिट्टी के बर्तन है। यानी कि जब लोग मरते थे तो उनके साथ प्रयोग करने वाले उनकी वस्तुएं, उनके सामान क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। क्यों दफनाया जाता था भाई, वो इसलिए दफना दिया जाता था कि लोगों को मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास था कि हो सकता है कि ये दूसरे बार जन्म लेंगे तो किसी और दुनिया में जाएंगे, उनका मत था, उनका विश्वास था। तो अपने प्रयोग करने वाले सामान अपने साथ लेते जाए, वहीं पे अपना प्रयोग करते रहेंगे, ये उनका विश्वास था। ठीक है, तो जो मरता था उसकी प्रयोग की वस्तुएं या उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उसको क्या कर दिया जाता था, उसी के शव के साथ, उसके लाशों के साथ ही क्या कर दिया जाता था, उसी में दफना दिया जाता था। इसके अलावा हमें एक तांबे का यहाँ पे मिरर मिला है, ये दर्पण है जिसमें हम शक्ल देखते हैं ना मिरर में, वही मिरर है। अब आप कहेंगे कि तांबे कैसे शक्ल देखा जाएगा, भाई उस टाइम ऐसे ही काम चलता था। जब तांबे को एकदम जब घिस देंगे ना तो इतना शाइन करने लगेगा कि आपका फेस दिखेगा। हाँ, आजकल की तरह जो शीशा है, मिरर है, वैसा तो फेस नहीं दिखेगा, लेकिन इस तांबे में भी उनका फेस देखने का काम होता था। तो ये भी हमें क्या मिला है, कब्रों से मिला है। तो जिस जो अमीर रहा होगा या फिर जो अमीर था उसके कब्रों में जो सामान दफनाए गए हैं वो अलग था, और जो साधारण परिवार का रहा होगा उसके कब्रों में सामान या तो दफनाए ही नहीं गए हैं या फिर दफनाए भी गए हैं तो क्या है, बहुत ही साधारण है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, समाज में भिन्नता, इस समाज में कितनी भिन्नता थी, यानी एलीट क्लास अमीर लोग भी थे और साधारण लोग भी वहां पे क्या करते थे, हुआ करते थे। तो इससे क्या होता है, हमें सामाजिक भिन्नता, समाज में कितने भिन्नता थी उससे हमें पता चल जाता है। किससे भाई पता चलता है, शव, ये जो है सावधान को हम ढंग से जब एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि समाज में कितनी ज्यादा भिन्नता रही होगी। भिन्नता थी, जब भी तो मैंने आपको बताया था कि दुर्ग जो था ऊपरी शहर था सिटेडल, जबकि लोअर टाउन क्या था, साधारण लोगों का था, है ना। समाज में तो भिन्नता थी ना भाई, जब भी तो हमने देखा था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लुकिंग फॉर लग्जरी, यानी कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी कि जो विलासिता का मतलब क्या होता है, जो अपने शौक के लिए जो मतलब कि चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे विलासिता की वस्तु यानी कि लग्जरी थिंग्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ये बर्तन है, अब इस बर्तन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लग्जरी था, ये साधारण या फिर ऐरा गैरा नहीं था, ये बहुत कीमती था। तो ये कौन यूज करता होगा भाई, जो कीमती है यानी कि जो महंगा है उसे कौन कौन यूज करेंगे, भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा या फिर जो ज्यादा अमीर होगा वही तो महंगी वस्तुओं का यूज करेगा। तो ये जितने भी विलासिता के वस्तुएं बनते थे ना, वो भाई महंगे पत्थर यानी ऐसे पत्थर से बनता था जो क्या होता था, यानी कि दुर्लभ दुर्लभ चीजों से, यानी कि जिसको आसानी से नहीं खोजा जा सकता है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, वैसी चीजों से विलासिता की वस्तुएं बनती थी। अब जैसे क्या है, जैसे मैंने सेल खड़ी का बताया था आपको कि सेल खड़ी से क्या बनता है भाई, पत्थर, सेल खड़ी से मुहर बना है। उसके बाद से फायांस, फायांस ये भी पत्थर का नाम है। क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, पत्थर का नाम है। कार्नेलियम, ये सब क्या है भाई, पत्थर के नाम है। चार्ट, ये सब क्या है भाई, पत्थर के नाम है। ये सब पत्थर के नाम है, और इन्हीं सब पत्थरों से क्या होता था, उनका जो विलासिता की वस्तुएं होती थी वो बनती थी। सेलखड़ी से क्या बनता था भाई, मुहर बनता था। चार्ट से क्या बनता था भाई, बाट, वेट, जो वेट करने वाले जो सामान तोलते हैं ना उससे वेट बनता था चार्ट से। कार्नेलियम हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फायांस हो गया, ये सब ऐसे पत्थर थे, ये सब ऐसे पत्थर थे जिससे क्या होता था कि विलासिता की वस्तुएं बनाई जाती थी। और विलासिता की वस्तु जो है हर एक कोई यूज नहीं करता था भाई, जिसके पास
कैपेसिटी है, जो कैपेबल है वही तो यूज करेगा ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, समाज में कितनी ज्यादा भिन्नता थी, अमीर भी थे और गरीब भी थे। तो उनकी जो समान है उसके समान से हम क्या करें, समाज के बारे में बहुत अच्छे से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो मैंने बताया था उनकी विलासिता की वस्तुओं के बारे में। तो अब ये देखिए उनके जो पत्थर के जो चीजें बनती थी, है ना, मनके हो गए, बाट हो गए, ये देखिए ये उनका उपकरण है, हथियार है। और ये देखिए छोटे छोटे जो स्टोन्स है उनका, कह रहा है मनके, बाट तथा फलक, है ना। अब ये सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये उनका क्या है भाई, उपकरण है। उपकरण मतलब क्या है कि उनका इक्विपमेंट्स है, इसी से वो क्या बनाते थे, अपने गहने वगैरह बनाया करते थे। ठीक। अब ये देखिए एक ये चीज जो दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई, ये हमें तो गार्लैंड की तरह यानी कि माला की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बनता कैसे होगा। अब ये उपकरण दिख रहा है आपको, इससे क्या करते थे, ये संभवतः होल करने वाला था, इससे होल किया जाता था, और होल करके इसको क्या किया जाता था, एक माले के धागे में पिरो दिया जाता था, माला बन जाता था। और लोग ऐसी ऐसी चीजों को क्या करते थे, पहनते थे शौक से। भाई आजकल आप लोग गहने पहनते हैं या औरतें गहने पहनती, क्यों पहनती है, वो विलासिता की चीजें है ना, शौक के लिए पहनती है ना। अब जो अमीर होगा वो गहने पहनेगा, पहनेगा भाई सोने का या फिर जिस चीज का भी बना हो। तो जो अमीर होगा वही तो पहनेगा, जो गरीब होगा वो इतने महंगे गहने कहाँ से पहनेगा। तो ये सब चीजें बता रही कि कितनी भिन्नता थी और उनकी विलासिता की वस्तुएं थी। और विलासिता की वस्तुएं कौन पहनेगा भाई, या कौन ये प्रयोग करेगा विलासिता की वस्तुएं, जो एलिट होगा, जो कैपेबल होगा वही क्या करेगा, यूज करेगा। और ये उनका क्या है, उपकरण है। इससे क्या करते थे वो, संभवतः इसमें करने का उनका औजार था। अब एक बात बताओ, एक जगह है जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है भाई, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक जगह है। तो चनहुदड़ो से हमें क्या पता चलता है, चनहुदड़ो जो था ना उनका प्रोडक्शन सेंटर था, यानी कि वो क्या था, चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था, उत्पादन केंद्र था। अब हमें कैसे पता चलता है उत्पादन केंद्र, देखो जितनी भी हिस्ट्री में बातें होती है ना सबका एविडेंस होना चाहिए। मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कह रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, वो सबका एविडेंस है, और एविडेंस मैं दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। उत्पादन केंद्र का मतलब वो है, उत्पादन केंद्र का मतलब ये हो गया जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब हमें कैसे पता चला है कि चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था, हमें इसलिए पता चला है कि जहां पे भी प्रोडक्शन होता है तो वहां से जो अवशेष होती है वस्तुएं या जो बची हुई चीज होती है वहां फेंक दिया जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे क्या था, इस चीज का प्रोडक्शन होता था। एग्जाम्पल के लिए ले लिए, मान लीजिए कोई कपड़े की फैक्ट्री है, जहाँ पे कपड़े से क्या बन रहे हैं, जींस बन रहे हैं, शर्ट बन रहे हैं, टी शर्ट बन रहे हैं, बहुत सी चीजें बन रही है। तो अब मान लो कोई कारीगर है, जींस बना रहा है, तो जो कपड़ा बच गया, जो मतलब कि कट के जो मतलब कि यूजलेस है कपड़ा, तो उसे कहीं ना कहीं तो फेंकेगा ना, फेंकेगा। तो मान लो अपने फैक्ट्री के बगल में फेंक रहा है, तो फेंकते फेंकते उसे ढेर लग जाती है वहां पे। तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कोई फैक्ट्री है कपड़े की, जब ये सब क्या हुआ, फटा कपड़ा यहाँ पे क्या किया गया है, फेंका गया है। तो इसी तरीके से वहां भी जो भी वो लोग प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, बनाते थे, तो जो रिमेन्स पार्ट होता था, जो यूजलेस होता था, उसे एक जगह फेंक देते थे कि ये हमारे काम का नहीं है भाई, ये फेंक दो, जो काम का है उसे रख लो और बना लो। तो इस तरीके फेंकते फेंकते वहां पे क्या हो गया था, ढेर लग गया था। तो उस ढेर को देख के या काटने के तरीके को देख के लगता था कि यहाँ पे ये क्या था, उत्पादन केंद्र था। यहीं से उनका सामान क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, उत्पादित होता था, और दूसरे शहरों में यहाँ से क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। तो उनका उनका उत्पादन केंद्र क्या था, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो में ही उत्पादन होता था और वहां से दूसरे शहरों में भेज दिया जाता था। अब आप देखिए, ये भी तो पत्थर ही है, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। भाई उसकी कारीगरी होती थी, घिस के बनाया जाता था, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसका अगर गार्लैंड बनेगा, ये जो माला है इसी का बना हुआ है, ये इमेज उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये जो चीजें है ना, यही तो है, यही तो है, ये और ये सेम है। अब इसी को डाल डाल के एक माला बना दिएगा तो पहनने में सुंदर लगेगा, है ना। तो ये क्या होता था, इस तरीके से वो लोग अपनी चीज, अपने प्रोडक्शन के सामाने को बनाते थे। अब ये उनका क्या है, उपकरण, इससे होल करते थे, छेद करते थे और अपना माला बना लेते थे। ठीक। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें कैसे पता चलता है कि
सामान का उत्पादन होता था, यह मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि हमें क्या देखना पड़ता है, क्या नोटिस करना पड़ता है कि हमें पता चल जाता है कि ये उत्पादन का केंद्र रहा होगा। अब वो कौन कौन सी जगह है जहां जो उत्पादन का केंद्र था, कौन कौन सा जगह था? भाई देखो, कुछ ऐसी जगह है ना जहां से कुछ सामान को मंगाया जाता था, वो फेमस था। जैसे कि मान लो कि ओमान की बात करें, ओमान तो हमारे लिए विदेश हो गया ना भाई, ओमान ये एक अलग देश है। तो ओमान से क्या मंगाया जाता था भाई? तांबा मंगाया जाता था, तो ये विदेश में हो गया। उसके अलावा खेतड़ी से भी तांबा मंगाया जाता था। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है भाई? राजस्थान में, राजस्थान में। यहां से क्या मंगाया जाता था? तांबा मंगाया जाता था। ठीक। अब इसके बाद से सोना, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से क्या मंगाया जाता था भाई? सोना मंगाया जाता था। अब इन चीजों को देखिए तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई वो एक शहर, बहुत सारे शहरों से उनका लेना देना था, क्योंकि सामान एक जगह तो उनको मिलेगा नहीं ना, ये सारी सारी चीजें एक जगह तो मिलने से नहीं, तो उसको दूसरे दूसरे शहरों से क्या करते थे? मंगाते थे। जैसे ओमान एक देश है, तो विदेशों से क्या मंगाते थे भाई? तांबा। इसके अलावा सब खेतड़ी, राजस्थान में एक जगह, वहां से भी तांबा मंगाया जाता था। और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से क्या मिलता था भाई? सोना मिलता था। ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस जो पत्थर है, जैसे कि सेलखड़ी हो गया, कार्नेलियम हो गया, तो हम सेलखड़ी की बात करें, सेलखड़ी भी राजस्थान से ही मिलता था। राजस्थान में क्या होता था? सेलखड़ी पत्थर मिलता था। और आपको तो पता ही कि राजस्थान पत्थर के लिए फेमस ही है। ठीक है। तो ये जो ये जगह है, वहां से क्या होता था कि सामान मिलता था, और वहां से वो लोग व्यापार करते थे, मंगाते थे। वहां से सामान मंगाएंगे और अपने आप उसे रखेंगे और उसे गहने बनाएंगे, और गहने या फिर जो भी बनाना, बनाने के बाद से क्या करेंगे? उसे दूसरे शहरों में बेचने के लिए लेके जाते थे। इस तरीके से हमें क्या होता है? उत्पादन केंद्रों की पहचान हो जाती है, और वो कहाँ से अपना सामान लेके आते थे ये भी हमें पता जाता है। ठीक। अब एक बात बताइए कि मैंने कहा कि वहां से लेके आते थे, तो इसका भी तो एविडेंस होना चाहिए ना कि भाई कैसे लेके आते थे, हमें क्या, हमारे पास क्या एविडेंस है, कैसे हम प्रूव करेंगे? तो भाई एक मिट्टी का खिलौना मिला है, और ये देखिए इसे बैलगाड़ी कहते हैं, है ना? तो मिट्टी का क्या है भाई? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी होने का मतलब क्या है? बैलगाड़ी खेलने के लिए तो नहीं बनता था ना भाई। बैलगाड़ी है तो माल ढोने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह माल को के ले जाया जाता था, या फिर दूसरे जगह से मंगाया जाता था, जब भी तो बैलगाड़ी का यूज होता था। तो एक मिट्टी का खिलौना मिला है जो बैलगाड़ी है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बैलगाड़ी से भी क्या थे? परिचित थे। तो बैलगाड़ी कहाँ पे यूज होता होगा? सामान मंगाने के लिए, या एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाने के लिए। तो जो मैंने बताया, जैसे राजस्थान में खेती बताया, है ना, या गुजरात में बताया मैंने जगह, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से सामान मंगाया जाता था, या फिर दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। तो बैलगाड़ी से ही तो जाते होंगे उस टाइम, क्योंकि वृषभ का हमें एविडेंस मिल गया, हल का भी एविडेंस मिला है, और यहाँ पे बैलगाड़ी का भी एविडेंस मिल गया। बैलगाड़ी ये खिलौना बना है, तो खिलौना तो तभी बना है ना भाई जब वो लोग जानते होंगे, यानी इस चीज से परिचित होंगे, जब भी तो उन लोगों ने बना दिया। अगर वो नहीं उन्हें पता होता तो कैसे बना लेते? यानी ये खिलौना इंडिकेट कर रहा है कि वो लोग क्या थे? बैलगाड़ी से बहुत ज्यादा परिचित थे, वो जानते थे बैलगाड़ी के बारे में, जब भी तो मिट्टी का खिलौना बना है। तो बैलगाड़ी के कहाँ पे यूज होता होगा? दूसरे शहरों से सामान मंगाने के लिए, या फिर बने हुए सामान को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए क्या होता होगा? इस बैलगाड़ी का प्रयोग होता होगा। ठीक। अब उनके हम थोड़ा सा लिपि के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो इनका लिपि है, लिपि वो क्या भाई? रहस्यमय है। ये रहस्यमय इनकी लिपि है। इसके बारे में अब तक हमें कोई भी डिटेल नहीं मिल पाया है कि ये क्या लिखा जाता था, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, कुछ ये क्या, ये मतलब कि वर्ड्स हैं या फिर इमेज है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है ना? हो सकता है कि लेटर हो, उनका कोई वर्ड लिखा हो यहाँ पे, ये लेटर है, या फिर हो सकता है ये इमेज बनाए, चित्र बनाए, ये भी तो हो सकता है ना? तो उनका जो लिपि है वो क्या है? रहस्यमय। और इन सब चीजों को देख के कहा जा सकता है कि वो क्या थी भाई? चित्र लिपि। उनकी जो लिपि थी, कौन सी लिपि थी भाई? चित्र लिपि। यानी कि वो क्या करते थे? चित्रों का प्रयोग करते थे। अब इसके बाद से देखना, ये क्या होता था कि टोटली मेन
मेन कितने होते थे? मेन 26 चित्र होते थे और उस चित्र से रिलेटेड अलग अलग चित्र बनते थे। तो टोटल अब तक जितने भी इमेज मिले हैं या फिर एविडेंस मिले हैं उनके चित्रलिपि के, वो मिले हैं 375 टू 400 के आसपास मिले हैं। मेन कितने हैं? मेन 26 है और उसी से रिलेटेड अलग अलग चीजें बनी हुई है। तो वो टोटल अब तक कितने मिल चुके हैं? 375 टू 400 के आसपास ये सारी चीजें हमें मिल चुकी है। मेन 26 है और उससे रिलेटेड अन्य चित्र भी हैं जो कितने 375 से 400 के आसपास है। और उनके जो स्क्रिप्ट है वो क्या है भाई? रहस्यमय लिपि है। अब तक ये रहस्य बना हुआ है यार कि ये लिखा क्या गया है, ये पढ़ा भी नहीं गया है ना। इसको देखिए, इसको ऐसा लग रहा है कि ये स्वास्तिक का निशान है। तो पढ़ने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। जिस दिन पढ़ने में सफलता मिल गई तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली। हालांकि काम चल रहा है, लोग अपने इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक पढ़ने में इसको सफलता नहीं मिली है। जिस दिन सफलता मिल गई तो भाई आप और भी डिटेल में और अच्छे से उनको समझेंगे आप, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखा ही गया है मुहर पे, है ना। स्टंप जो था उस पर मैंने बताया था आपको कि बहुत ज्यादा लिखा गया है, लेकिन पढ़ने में हमें सफलता ही नहीं मिली है। जिस दिन सफलता मिलेगी तो हमें और डिटेल जानकारी मिल जाएगी इनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पाठ की हम बात कर रहे हैं ना, तो पाठ में देखो क्या कह रहा है, मुहरे लिपि तथा पाठ। अच्छा एक बात देखो कि ये क्या है, कह रहा है कि रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, यानी कि क्या होता था कि एक स्टैंप होता था, मुहर होता था। अब वो किस लिए वो मुहर का प्रयोग करते थे? मुहर का इसलिए प्रयोग करते थे कि जब उनका माल एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो उनको डाउट होता था या डर होता था कि बीच में कोई खोल के उनका सामान ना निकाल ले। इसलिए क्या करता, माल एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बोरी है, बोरी को उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया, और बांधने के बाद उस पर मिट्टी लगा के और अपना स्टंप लगा दिया उस पे। ये जो स्टैंप है, स्टैंप लगा दिया उस पे। अब एक बात बताओ कि कोई भी खोलेगा तो जो मिट्टी का निशान है वो खराब होगा कि नहीं? तो पता चल जाएगा भाई किसी न किसी ने जरूर खोला इस बोरे को, या फिर जो पैकेट है इसको किसी न किसी जरूर खोल दिया है, क्योंकि मुहर का निशान जो था वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो एक जगह से जब दूसरे जगह माल को भेजा जाता था ना, तो क्या कर दिया था, बांध दिया जाता, और बांधने के बाद मिट्टी लगा के, गीली मिट्टी लगा के, और ये मुहर क्या कर दिया था, चिपका दिया जाता था, उस पर निशान उखाड़ दिया जाता था। जिससे अब कोई भी खोलेगा तो मुहर का निशान जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो पता चल जाएगा भाई किसी ने खोल के चोरी कर लिया या निकाल लिया है सामान। तो इसलिए क्या करते थे, इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। अब ये देखिए, ये क्या भाई, ये उनका वेट है, बाट। जो तराजू होता था ना, तो जो केजी होता ना, हाफ के जी, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, तो वो उनका क्या है, ये वेट है, यानी कि बाट है, जिसको हिंदी में बाट बोला जाता है। तो वो उनका बाट का देखो, बाट को उनको समझे, उनके बाट जो था उसका रेशियो क्या होता था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। और टोटल हमें अब तक कितने मिल चुके हैं भाई, 12,800 बाट मिल चुके हैं। इनका उनका वजन ऐसा नहीं है कि 1 केजी, 2 केजी, फिर 3 केजी, 4 केजी, ऐसा नहीं होता था। सीधा मल्टीप्लाई होते जा रहा है। देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और ये टोटल अब तक कितने मिल चुके हैं हमें, 12,800 बाट मिल चुके हैं। तो वो लोग तराजू का भी प्रयोग करते थे सामान को तोलने के लिए, जब भी तो हमें वेट मिल रहा है ना। अगर तराजू नहीं होता तो वेट क्यों मिलता? वेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तराजू का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि ये तो इमेज हमने पहले भी देख लिया। बिल्कुल देख लिया, मैंने दिखा दिया, और फिर दोबारा मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। ये इतना विशाल भवन है ना, बहुत बड़ा। ये तो सिटेडल है, दुर्ग है। एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई अकेले इतना बड़ा दुर्ग या सिटेडल अकेले बनवा ले? लग नहीं रहा है। टाउन को जब मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को घर दिखाया था, सड़कें क्या होती थी, एक दूसरे को एकदम से समकोण पे, राइट एंगल पे काटती थी, 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। उनके मकान कहाँ बनते थे भाई, सड़कों के किनारे बनते थे। ठीक है, पर मकान के ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं होती थी। दूसरी बात कि घर होता था, घर से सटा हुआ क्या होता था, एक नाली होता था, नाली के बाद में क्या होता था, गली की सड़कें होती थी, और सारे घर के गंदे पानी किस में आके गिरते थे, नाली में गिरता था। और ये छोटी नाली जाके बड़े नाली में गिरती थी, और बड़े नाली से पूरे गंदे पानी कहाँ होते थे, शहर से बाहर चले जाते थे। और शहर क्या होता था, बिल्कुल साफ सुथरा, यानी शहर गंदे नहीं होते थे।
इतना कुछ काम हो रहा है, ये क्या अकेले किसी एक इंसान के बस की बात है इतना काम करा लेना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अकेले इतना करा ही नहीं सकता है। क्यों भाई नहीं करा सकता है? क्योंकि अकेले कौन करेगा यार इतना, ये सार्वजनिक काम था। तो ये काम करता कौन था? अब एक बात आप बताओ कि मान लो हड़प्पा सभ्यता में दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, तो उनका सोल्यूशन कौन निकालेगा? वो किसके पास जाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहा होगा ना, जो लोगों की समस्याओं का समाधान निकालता होगा। तो वही बात है कि हमें ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि उनका शासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। किनका भाई? जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो के लोग थे, उनका शासन कैसे चलता था हमें नहीं पता, पता ही नहीं चल पाया है। लेकिन जो हमें मिला है जो कुछ भी, वो क्या है भाई? एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को देखिए ध्यान से, क्या है? पुरोहित की ये क्या है? मूर्ति है। इस मूर्ति को देखने से लग रहा है कि भाई ये मूर्ति बहुत साफ सुथरी है और खूबसूरत भी लग रही है। अब ये मत देखिए कि इसका नाक टूटा हुआ, खुदाई में टूट गया है नाक, है ना? लेकिन देखिए, आप इसको देखेंगे तो लग रहा है कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये पुरोहित या राजा की मूर्ति रही होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो शासन चलाने वाला होगा, कोई ना कोई तो होगा जो सारे चीजों की व्यवस्थित करता होगा। यानी कि नाली बनाना, सड़क बनाना, ये अकेले कोई नहीं करेगा भाई, ये सामूहिक काम है। तो कोई ना कोई तो होगा जो उस शहर को मैनेज कर रहा होगा, उनका शासन चला रहा होगा, हर एक चीज देख रेख करता होगा। तो संभवतः इस इमेज को देख के लग रहा है कि संभवतः वहां पे राजा का शासन होता था। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमेज हमें मिला है वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे राजा का शासन होता था। लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं, हम फिर भी श्योर नहीं है। संभवतः वहां पे किसी राजा या पुरोहित का शासन रहा होगा। अगर किसी राजा का शासन रहा भी होगा, तो अब हमें ये नहीं पता कि वो राजा चुन के आता था या फिर वो हेरिडेटरी होता था, यानी एक के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या फिर उसका बेटा राजा बनेगा, या फिर एक राजा के बाद फिर दूसरे होगा। इस तरीके से होता था, हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे चीजों को मैनेज किया गया था, जिस तरीके से उनकी टाउन प्लानिंग थी, उन सारी चीजों को देख के लग रहा है कि कोई ना कोई तो शासन जरूर चलाता होगा। क्योंकि अगर कोई शासन नहीं चलाता तो इतने बड़े शहर को कोई कैसे मैनेज कर लेता? नाली बनाना, सड़कें बनाना, हर एक चीज को मैनेज करना, यानी कि ग्रेट बात मैंने दिखाई, इतना विशाल स्नानागार अकेले कौन बनवाएगा भाई? कोई नहीं बनवाएगा, कोई ना कोई तो था जो सब चीजों को मैनेज कर रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अन्नागार मिला है, जो विशाल अन्नागार है जिसमें अनाज रखा जाता था, तो संभवतः ये भी एक मतलब कि अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः क्या होता था कि वहां पे टैक्स किस फॉर्म में टैक्स कलेक्ट होता था? अनाजों के फॉर्म में। और अनाज के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट करके क्या किया जाता था? अन्नागार यानी कि गोडाउन में रखा जाता था। और यही तो था जो बदले में क्या मिल रहा था? इसके बदले में अन्नागार यानी अनाज मिल रहा था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः कोई राजा वहां पर क्या करता होगा? शासन चलाता होगा। लेकिन बहुत ज्यादा हम इस पे श्योरिटी हमारे पास नहीं है, हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है इस बात को लेके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो शासन चलाता होगा यार, नहीं तो इतना सब चीज का कौन मैनेज करेगा वहां पे? ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि जो सभ्यता थी वो कैसे खत्म हो गई, है ना? देखो भाई, जितने भी किताबें हैं और पढ़ने से कुछ अलग अलग चीजों का मिलता है। सबसे पहले लोग कहते हैं कि आपदा का, है ना? आपदा। अब आपदा में क्या आ गया? मान लो भूकंप, भूकंप का आना, या फिर सूखा पड़ जाना। हो सकता है कि वहां पे भूकंप आया हो और सभ्यता खत्म हो गई हो, लोग मर गए हो, ये हो सकता है। लेकिन इसके भी हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। हो सकता है कि सूखा पड़ गया, जो जमीन क्या हो गया? बंजर हो गई। तो बंजर जो जमीन जमीन है, उससे क्या होगा भाई? प्रोडक्शन तो होगा नहीं, अनाज का उत्पादन होगा नहीं। तो संभवतः लोग यहाँ से जगह छोड़ के कहीं और चले गए होंगे। लेकिन इसके भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ लगता है, एक अनुमान है। एक और बातें जो कही जाती है, नदियों का, नदियों का मार्ग बदल जाना। क्या कह रहा है भाई? कि जो वहां पे नदियां थी, मैंने नदी दिखाया था आपको इमेज में, बहुत सारी नदियां थी। हो सकता है कि उन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, है ना? कि अभी किसी और रास्ते से बह रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं और किसी और रास्ते की तरफ मुड़ गई और उसने अपना रास्ता धीरे धीरे बदल लिया। और ये एक दो दिन में नहीं होता है भाई, टाइम लगता है।
तो हो सकता है नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, तो संभवतः वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता होगा, तो इसलिए लोग वहां से क्या वो छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, ये भी हो सकता है। एक और जो उसमें है, कह रहे कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। अब ये भी कहा जाता है कि संभवतः आर्य लोग आए थे, हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होगा ना, तो वहां पे आर्य सभ्यता की शुरुआत होगी। तो कहा जाता है कि जो आर्य लोग आए थे उन लोगों ने आक्रमण करके क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार दिया। लेकिन हम कह नहीं सकते यार, क्योंकि आर्य जो लोग थे ना वो क्या थे, वो पशु चारक थे, पशुपालक थे, वो पशुओं को चराते थे, पशु पालते थे यार, तो वो क्यों मारेंगे, वो हत्यारे तो नहीं थे वो। तो इसके भी हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से उसका अंत हुआ था। तो ये भी एक क्या है, रहस्य बना हुआ है। ठीक है, दो तीन यहाँ पे एग्जांपल हो, जैसे भूकंप का आ जाना, सूखा पड़ जाना, या नदियों का मार्ग बदल जाना, या आर्यों का आक्रमण हो जाना। ठीक है, तो ये जितने भी उनके एविडेंस, जितने भी ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से इस सभ्यता का अंत हो गया है, हो गया होगा, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, हमारे पास बहुत ज्यादा क्लियर एविडेंस नहीं है कि किस तरीके से सभ्यता का अंत हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये सभ्यता क्या हो गई थी भाई, खत्म हो गई थी। क्यों, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से तो आर्यों का काम शुरू हो जाता है भाई, हम आर्यों को पढ़ने लगते हैं, आर्यों को, है ना, आर्य लोग जो है आर्यों को हम क्या करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो जब हम आर्य पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और आर्यों की सभ्यता क्या है, यहाँ से शुरू हो गई 1500 ईसा पूर्व से। तो ये हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो है वो कब है, 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो रही है, और 1500 ईसा पूर्व से आर्यों की सभ्यता क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने में एक और पॉइंट है जिसे कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का एक और कारण हमें मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जलवायु परिवर्तन। संभवतः ऐसा हुआ था ना कि जलवायु में परिवर्तन आ गया था। कैसा परिवर्तन भाई, हो सकता है कि मौसम कुछ और रहा हो और समय के अनुसार वो सब क्या हुआ, चेंज हो गया हो, और जलवायु में परिवर्तन हुआ हो, और लोग वो छोड़ के चले गए कि भाई अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ये जगह अब रहने के लायक नहीं है, इसे छोड़ो कहीं और चलो। तो हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन आया होगा, तो वो सब जगह छोड़ के कहा कहीं और चले गए होंगे। अब ये भी हो सकता है कि संभवतः जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई होती थी, तो जंगलों की कटाई के चलते जलवायु में परिवर्तन आ गया हो, मौसम में परिवर्तन आ गया हो, ये भी हो सकता है, रीजन हो सकता है, श्योरिटी तो है ही नहीं। खास करके एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा, तो हमारे पास तो एविडेंस है ही नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो संभवतः उनकी सभ्यता का अंत होने का ये भी रीजन हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास श्योरिटी नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये तो हमने पढ़ लिया है भाई, तो हम ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे। दो दो शहर की खोज हुई थी, एक क्या था भाई, मोहनजोदाड़ो, और दूसरा क्या था भाई, हड़प्पा, है ना। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी भाई, 1922 में, और हड़प्पा की खोज कब हुई थी भाई, 19, इसकी खोज हुई थी 1921, यानी कि पहले हड़प्पा खोजा गया था, फिर बाद में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी, और हड़प्पा की खोज किसने किया था भाई, दयाराम। ये तारक मेहता की उल्टा उल्टा चश्मा वाली दया नहीं है, ये दया कोई और है। ये तारक मेहता की उल्टा चश्मा में मत समझना कि वो वाली दया, वो नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, इन्होंने खोज किया था। अब एक बात इसमें जो समझने वाली चीजें हैं कि वो कहाँ पे, यार मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि हाँ भाई अब चलो वो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में कहा भाई, ये तो पॉइंट है ना। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये है कहाँ पे। अगर आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये सभ्यता है कहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये सभ्यता है कहाँ। देखो भाई, मोहनजोदाड़ो जो है
वो हमने अब तक यही देखा है कि पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कहा? तो कहा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लरकना। लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो ये कहाँ पे है? लरकना में पड़ता है। जगह का नाम क्या है? लरकना। ये क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे है? सिंध में। सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है लरकना डिस्ट्रिक्ट। तो लरकना डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है भाई? मोहनजोदाड़ो है। और हड़प्पा कहाँ पे है भाई? एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं? मोंटगुमरी। मोंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। यार देखो, जब वो तो पहले हिंदुस्तान ही था ना, ये हमारा ही देश था, 1947 में बट गया, चला गया। तो पंजाब जो है दो हो गया है। जो जब आप वेस्ट पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब की बात करें तो वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और पूर्वी पंजाब हमारे यहाँ पे रह गया। तो ये वो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, हमारा वाला पंजाब नहीं है, ठीक है। तो मोंटगुमरी में, मोंटगुमरी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मोंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के मोंटगुमरी जिला जो है वहां पे हड़प्पा है। और लरकना डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, वहां पे क्या है? मोहनजोदाड़ो है। ये दोनों शहर आपको पता चल गया एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, कनिंघम का भ्रम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम के, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। कनिंघम कनिंघम के बारे में कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, पहले चीजों को हम समझते हैं अच्छे से, है ना। एएसआई, इसका मतलब क्या होता है भाई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? भारतीय पुरातत्व विभाग। इनका क्या क्या होता है? जो पुरानी जो चीजें होती है, पुरानी वस्तु, उन्हीं को स्टडी करते हैं, उनके जांच पड़ताल करते हैं, खोज करते हैं भाई ये कब था, कैसे था, किसने बनाया था, इसका यूज क्या था, इससे क्या मतलब कि कहानी बन सकते हैं, या फिर कहानी नहीं, क्या इसका एविडेंस रहा होगा, या फिर ये किसके लिए था, यही सब वो जांच पड़ताल करते हैं। इनका यही काम होता है। ये खासकर ये एंशियंट इंडिया के लिए ही काम करते हैं। तो एएसआई ये होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो तो एएसआई के अंडर में ही आता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो फाउंडर है। इन्होंने ही मतलब बनाया था इसको। अब देखो, कनिंघम का भ्रम ये है कि ये तो हम भाई बातें तब की पढ़ रहे जो कब की है, वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व में। इसी टाइम तो हड़प्पा सभ्यता था ना, इसके बाद से तो खत्म हो गया है। तो ये बात देखो, ईसा पूर्व इतनी पुरानी बात है। अच्छा देखो, एक बात भाई, जिनको भी ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क नहीं पता है, तो एक मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, वहां पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क क्या है, ये उल्टा क्यों चलता है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। अब एक बात देखिए, तो ये इनका टाइम पीरियड रहा हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। और कनिंघम जो थे वो पता है, जो चीनी यात्री आए थे। अब चीनी यात्री कब आए थे भाई? चीनी यात्री गुप्ता पीरियड में आए हैं। गुप्ता पीरियड तो भाई ईस्वी में है, एडी में है, तो बहुत बाद की बात है ना। एक जो आया है वो गुप्ता पीरियड में आए हैं, और दूसरा जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में आए हैं। ये चीनी यात्री आए हैं। तो कनिंघम क्या कर रहे थे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो चाइनीज यात्री आए थे, यानी कि चीनी यात्री, तो चीनी यात्री के जो ग्रंथ थे उसको खंगाल रहे थे कि हो सकता है कि इन्होंने क्या किया हो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा हो। तो कनिंघम का यही भ्रम था, यहीं पे फंस गए थे। उनको लग रहा था कि ये चीनी यात्री भी इसी टाइम आए होंगे, या फिर ये उनको लग रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का यही काल रहा होगा, इसीलिए तो इसके बारे में वो खोज रहे थे, है ना। तो जो चीनी यात्री आए थे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में वो खोज रहे कि इसमें यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ तो मिल जाए। बाद में पता चला यार हड़प्पा सभ्यता इनसे लगभग 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 2000 वर्ष पहले था, 2000 वर्ष पहले। और 2000
वर्ष बाद की चीजों ग्रंथों में आप खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उनका यही भ्रम था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले की चीजें है, बहुत पुरानी बस्ती है। लेकिन वो चीनी यात्री जो गुप्ता पीरियड में और हर्षवर्धन के पीरियड में आए हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है उसमें वो खोज रहे हैं कि इसमें यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। तो ये उनका क्या था, भ्रम था। वो कंफ्यूज हो गए थे और यही उनका क्या है, भ्रम। तो कनिंघम का भ्रम ये रहा कि वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीनी यात्रियों के ग्रंथों में खोज रहे हैं कि भाई इसमें कुछ लिखे मिले, उसमें क्या घंटा मिलेगा। यार ये तो 2000 लगभग लगभग 2000 वर्ष के बाद आए हैं ये लोग, इनको तो खुद ही नहीं पता था कि हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा की खोज कब हुई है, 1921 में, और मोहनजोदाड़ो की 1922 में। और ये तो भाई बहुत पुरानी बात है। तो इनसे और इसमें और हड़प्पा में बहुत फर्क है। तो इसीलिए हड़प्पा के बारे में चीनी यात्रियों के ग्रंथों में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि वो जबरदस्ती जाके वहीं पे खोज रहे थे। तो बाद में पता चला ये कनिंघम क्या है भाई, भ्रम है। वो कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा देखो क्या कहा जाता है कि व्याख्या की समस्या है। देखो भाई, भारत में एक चीज है ना, हम सब लोग क्या करते हैं, कोई हमें कुछ कुछ मिल गया, कोई चीज मिल गई, तो अगर हमें उसके बारे में पता है तो भाई पता है, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं पता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 13 22 करना शुरू कर देते, उल्टा सीधा इधर का इधर, इधर का उधर जोड़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई स्टैचू है, या लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा का आपने इमेज देखा होगा ना, जो एक बैठा रहता है, बड़ा सा तोंद निकला रहता है, हंसते रहता है, लाफिंग बुद्धा है। ठीक है। अब मान लो कि वैसी इमेज मिल गई आपको कहीं पे, और इससे पहले आपने कहीं उसको देखा ही नहीं, तो क्या करेंगे आप, सोचेंगे कि यार ये क्या हो सकता है, इसका यूज क्या रहा होगा। आपको कुछ एविडेंस मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो क्या कर देंगे, ये हमारे कोई भगवान रहे होंगे। तो हम भारतीय लोग की ये थोड़ी सी समस्या है, हर एक चीज को हम कहाँ लेके चले जाते हैं भाई, धर्म में घुसा देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम भारतीय लोगों की प्रॉब्लम है, इंक्लूडेड मी, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं भी हूं उसमें। तो हम लोग की एक समस्या है कि हम क्या करें, जबरदस्ती उसको हम धर्म में घुसा देते हैं कि हमारे देवी या देवता रहे होंगे। तो वैसे ही है। अब देखिए क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ है कि एक मूर्ति मिली है, इस मूर्ति को ध्यान से देखिए किस तरीके से इसे सजाया गया है। तो अब हमें नहीं पता चल रहा है यार कि ये मूर्ति क्या है, इसका मतलब क्या था। तो हमने क्या नाम दे दिया, इनको मातृ देवी का नाम दे दिया गया है। इनको हमने क्या कह दिया भाई, मातृ देवी। ये क्या है भाई, देवी है, मातृ देवी है। ठीक है। अब मातृ देवी से ही तो पूरा संसार बना है ना। यानी कि पूरे संसार के उत्सर्जन, यानी संसार जो बन रहा है किससे बन रहा है भाई, देवी से, माता से बन रहा है। तो इसलिए हमने इस मूर्ति को क्या कह दी भाई, मातृ देवी। अब मुझे नहीं पता कि किस एंगल से ये मातृ देवी दिख रही है या फिर क्या एविडेंस है। मैंने जो बताया कि हम लोग की क्या समस्या है भाई, कुछ नहीं समझ में आया तो उसे हम देवी या देवता क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है। वही बात है यहाँ भी कि देखिए उनको हमने क्या कह दिया, ये मातृ देवी है। तो ये क्या है भाई, अब ये समस्या है ना, हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, तो ये समस्या है। लेकिन कुछ नहीं समझ में आया तो हमने क्या बना दिया, इनको देवी बना दिया। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, अच्छा एक बात और मैं कहूँ कि एक, चलिए वो मैं बाद में बता दूंगा, आगे है वो। यहाँ पे देखिए ये हड़प्पा मुहर, इसके भी बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इस चीज को देखिए यहाँ पे, ये जो छोटी छोटी चीज देख रही है, अब इसके बारे में हम बहुत श्योर नहीं कि वो है क्या। तो कुछ इतिहासकार या जो पुरातत्वविद होते हैं वो कहते हैं कि ये संभवतः क्या है, लिंग है। लिंग क्या है भाई, अब उनका मानना ये था कि भाई लिंग जो है, जो शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है, वो लोग मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं ये लिंग नहीं है, ये क्या है, ये हो सकता है कि खेलने वाला कोई पासा हो, यानी कुछ खेलने वाली चीज हो हो सकता है ना भाई, क्योंकि एविडेंस तो हमारे पास है ही नहीं, बस यही चीज मिले तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः ये लिंग है और वो लोग लिंग की पूजा करते होंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं यार, ये लग रहा है कि संभवतः ये पासा रहा होगा, या खेलने वाली चीज है, उससे वो लोग क्या करते थे, खेलते होंगे। तो ये व्याख्या की समस्या है, मतलब कि क्या है, ये प्रॉब्लम है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है भाई। तो जो भी हमें दिख रहा है वो है, हमने क्या कह दिया, क्या जो दिख रहा है वही हमने कह दिया। तो ये क्या भाई, एक कैसे हम इंटरप्रेट करें, ये प्रॉब्लम है हमारी, हम नहीं समझ पाते चीजों को। अब मान लो कि ये जो है एक सींग वाला जो जानवर है, बहुत से मुहर पे, सबसे ज्यादा मुहर पे यही मिला है, एक सींग वाला। तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला इसके बारे में, तो हमने क्या कह दिया, संभवतः ये सबसे पवित्र यानी पायस जानवर मानते होंगे वो लोग, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा क्या है, इमेज है। तो ये हमारी थोड़ी सी समस्या है, हम इंटरप्रेट करने के मामले में हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो हमें जो समझ में आता है वही हम क्या कह देते हम, मतलब हम, मैं नहीं भाई, हमारे इतिहासकार पुरातत्वविद। ठीक।
यहाँ पे देखिए, ये इमेज देखिए, ढंग से देखिए इसको। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जो है एक योग के मुद्रा में बैठा है। योग के मुद्रा में मतलब पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के हाथ ऐसे करके जो बैठते हैं ना, उसे योग की मुद्रा कहा जाता है, जिसमें योगासन वगैरह किया जाता है, योग वगैरह किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। तो इस मुहर को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी मूर्ति हमें एक ऐसा स्टैंप मिला है जिसमें एक इंसान को क्या दिखाया गया भाई, उसके सर पे सींग दिखाया गया है और वो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके अगल बगल क्या है, जानवरों को भी दिखाया गया। तो इसे क्या कह दिया गया कि ये भाई क्या है, पशुपति भगवान है। क्यों भाई, क्योंकि इनके आसपास में पशु हैं, इसलिए इनको हमने पशुपति भगवान मान लिया। तो एविडेंस तो है नहीं ना, लेकिन सिर्फ इमेज देखने के बाद से हमने इंटरप्रेट कर दिया भाई कि संभवतः ये क्या थे, पशुपति भगवान थे, क्योंकि ये योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ क्या भाई, जानवर दिखाया गया है। तो संभवतः ये पशुओं के भगवान रहे होंगे या फिर पशुओं के देवता रहे होंगे, या फिर हमने क्या मान लिया कि इनको ये क्या है, पशुपति भगवान है। या फिर एक और भी चीज यहाँ पे कह रहे आध शिव मुहर, यानी कि ये क्या है, शिव जी के आधा आधे आधा है ये, है ना, आध शिव मुहर बताया गया है इसे। तो इंटरप्रिटेशन की यही दिक्कत है कि हम कैसे उसकी व्याख्या करें। हमारे पास तो एविडेंस है ही नहीं ना, अब सिर्फ इमेज दिख रहा है, तो इमेज देखने के बाद जो समझ में आ रहा है वही कहा जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, इस मुद्रा, इस स्टैंप को भी देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी समस्या है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो व्याख्या नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो समझ में आता है देखने के बाद से जो जैसा लगता है वही हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो प्राचीन भारत में या खास करके हड़प्पा सभ्यता में व्याख्या में ये समस्या आती है, हम समझ नहीं पाते उन सब चीजों को। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना आप लोग, तभी समझ में आएगा आपको। ये क्या है भाई, उनका उनके बर्तन है। अब देखो उनके बर्तन किस तरीके से होते थे, पहले चीजों को समझो अच्छे से। उनका बर्तन जो होता था पहले रेड कलर से पेंट कर दिया जाता था और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर से क्या किया जाता था, उस पर डिजाइन वगैरह बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन होते थे वो कैसे होते थे। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन होते थे लाल और काले होते थे। लाल से पूरा पेंट होता था और काले रंग से उसपे क्या होती थी, चित्रकारी यानी पेंटिंग वगैरह या फिर डिजाइन वगैरह किया जाता था। तो उनके बर्तन कैसे होते थे, लाल और काले मृदभांड होते थे। मृदभांड किसको बोलते हैं भाई, मिट्टी के बर्तन को हम मृदभांड बोलते हैं, इंग्लिश में उसे पोटली बोलते हैं। देखो पूरे एंशियंट इंडिया आप पढ़ लेंगे ना, तो 4 तरीके के आपको मृदभांड मिलेगा, है ना। एक मिलेगा पीजीडब्ल्यू, ये 4 बर्तन ही मिलता है। पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न पेंटेड ग्रेवेयर, ऑग्रे कलर्ड पोट्री, है ना, रेड एंड ब्लैक पोट्री। 4 बर्तन हमें, 4 कलर के, 4 तरीके के हमें बर्तन मिलते हैं पूरे प्राचीन भारत में। और भाई जो जो बर्तन है ना, वो इतिहास को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बर्तन से हमें पीरियड के बारे में पता चल जाता है कि ये किस पीरियड का बर्तन है और उस पीरियड में लोग कैसे रहे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का बर्तन क्या भाई, रेड एंड ब्लैक कलर का है। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना। यहीं पे हो गया, हड़प्पा सभ्यता की बातें खत्म हो गई, इतना ही था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आ, देखो यार, औरतें जो है ना, वो चाहे अब की औरतें हो चाहे तब की, मेकअप खूब करती थी भाई, दबा के भाई मेकअप करती थी। मेकअप में तो कभी औरतें पीछे रही ही नहीं। गहने तो मैंने दिखाई दिया कि गहने तो पहनती थी, है ना, मन के वगैरह, वो क्या है, गहने ही तो है उनके। एक बात कि एक ऐसा एविडेंस मिला है जिससे, जिसको देख के लगता है कि संभवतः वहां की औरतें क्या करती थी, मेकअप वगैरह किया करती थी। क्योंकि वो एविडेंस जो मिला है ना, जो वहां पे चीजें मिली है, वो ऐसा लग रहा है कि ये उनके मेकअप का सामग्री यानी कि श्रृंगार बॉक्स रहा होगा। श्रृंगार बॉक्स समझते हैं ना, कि जिसमें श्रृंगार के, औरतें या लड़की अच्छे से समझेंगी कि जो मेकअप वगैरह किया जाता है ना, उसका अलग एक बॉक्स होता है। तो वैसा ही बॉक्स संभवतः उस टाइम में भी औरतें रखती थी और वो अपना श्रृंगार वगैरह किया करती थी। अब बात आता है कि वो लिपस्टिक कैसे लगाती थी भाई। तो लिपस्टिक कैसे बनता था, जो हिबिस्कस का फूल होता है, हिबिस्कस आपने देखा होगा, जिसे शायद हिंदी में, आई डोंट नो यार हिंदी में क्या कहा जाता है, संभवतः अड़हुल कहा जाता है। मैं बहुत बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, अब ये ओरिजिनल नाम है कि हिंदी नाम है, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश में उसे हिबिस्कस कहा जाता है।
तो आपने देखा होगा कि रेड कलर का, वैसे वो तो वो पिंक भी होता है लेकिन ज्यादातर वो रेड ही होता है। तो हिबिस्कस के फूलों को लेके औरतें क्या करती थी, हड़प्पा सभ्यता की औरतें उसको कूट कूट के उसका रस निकाल लेती थी। उसका रस किस तरीके का होता था, रेड कलर का, और वही अपने लिप्स पे लगाती थी तो उनके लिपस्टिक का काम हो जाता था। ठीक है। औरतों की ये तो बात हो गई। पुरुष भी भाई कम नहीं थे, पुरुष क्या करते थे भाई, अपनी मूछें मुड़वा लेते थे, दाढ़ी रखते थे, है ना, मुछ नहीं रखते थे, दाढ़ी रखते थे, और बालों में खुशबूदार तेल वगैरह भी लगाते थे। तो ये सब ऐसी चीजें जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल की आप बुक पढ़ते हैं तो उन सब चीजों में जानकारी आपको मिल जाएगी। बस इतना ही था, आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो गया, खत्म।